अबुआ दिसुम अबुआ राज, भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके गांव जाते हैं। वही दूसरी सुब्रत राय जिसकी मौत हो गई, वो सुब्रत राय जिसने इस देश के मजदूर, किसान, गरीब के 10 रुपए से लेकर 5 रुपए तक रख लिए 8 करोड़ भारतीयों का पैसा, और वो भी भारत माँ के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, तिरंगा के नाम पर। और वो पैसा आज तक नहीं मिला, पता नहीं आगे मिलेगा भी कि नहीं। इन दोनों मुद्दों पर बात करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस देश में किस तरह से शोषित, वंचित, आप चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे गरीब मजदूर हो, आपकी बात करने वाला कोई नहीं है, ना आपको समझने वाला। लेकिन मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया भी कहूँगा। शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाने के लिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चौंकिएगा मत, सही को सही कहना ही हमारा काम है। सोचिए, इस देश में आज़ादी के पहले नहीं ले जाऊंगा। आज़ादी के पहले बाबा साहब इस देश की मीडिया को कांग्रेस मीडिया कहते थे। इस देश में फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज और जयपाल मुंडा, इस पर कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। 60 साल कांग्रेस ने राज किया और जब भी मौका मिला आरएसएस के साथ मिलकर उसने सवर्ण प्रधानमंत्री बनवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी ने लंबा भाषण दिया ओबीसी आरक्षण के खिलाफ। हाँ, ये भी बात है कि कुछ सरकारी संस्थाएं कांग्रेस ने खड़ी की, तो ये भी सही है कि उसके कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री, भले वो कांग्रेस परिवार से नहीं थे। इंदिरा गांधी को क्रेडिट दूंगा मैं इस बात के लिए कि उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया, सरकारी नौकरियां मिली। राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय खोले, लेकिन उसी कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने इस देश में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कर दी। लेकिन सोचिए, इस देश में स्टेडियम का नाम गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, नेहरू या राजीव गांधी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि उनका योगदान है इस देश में, आज़ादी की लड़ाई में नेहरू का योगदान है, लेकिन आप भगवान बिरसा मुंडा के योगदान से कंपेयर कीजिए। आप तिलका मांझी, सिद्धो कानू के योगदान से कंपेयर कीजिए। और राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में 5 लाख जिनको शूद्र और अछूत कहा जाता था, आदिवासियों के खिलाफ किस तरह से गुंडा एक्ट बनाया गया, घुमंतू जातियों की तरफ से किस तरह से गुंडा एक्ट बनाया गया। और सोचिए, जो मीना समाज, जो भील समाज अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, उनको किस तरह से उनके परिवार आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, भगवान बिरसा मुंडा, अबुआ ढिसुम अबुआ राज को उनके घर तक जाने के लिए। कांग्रेस के पास ये मौका था, कांग्रेस जा सकती थी, लेकिन सोचिए कांग्रेस का मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद। कांग्रेस कभी नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम से आगे नहीं जा सके। उसके लिए हर चौक चौराहा, हर म्यूजियम, हर शहर पर एक मूर्ति इन्हीं का मिला। किसने रोका था कांग्रेस को जयपाल मुंडा की मूर्ति लगाने के लिए, बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाने के लिए? और सोचिए, जब कांग्रेस को मौका मिलता था तो उसकी लिस्ट में कौन लोग हैं? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न और संसद भेजना। आज सचिन तेंदुलकर किस पाले में खराब सब जानते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को मौका मिला तो भले, मैं जानता हूं कि बीजेपी की अगर हार होगी तो उसका वजह है सवर्ण तुष्टीकरण, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अगर जातिवाद पर लगाम नहीं रखा तो उनका जो ये डाइवर्स होने का जो ये फार्मूला है वो बेकार हो जाएगा। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, एक रामअचल राजभर के यहाँ एक मिश्रा जी, तिवारी है कोई या मिश्रा, पीयूष समथिंग नाम है, वो प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस गरीबी दूर नहीं कर पाई और 60 साल का राहुल गांधी कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं पाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। मैं किसी से जलन नहीं रख रहा हूँ। राहुल गांधी की अच्छी किस्मत है कि वो प्रधानमंत्री के परिवार में पैदा हुए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के लोगों का भला तो वही कर सकता है जिसने सड़कों की खाक छानी हो और सड़कों की राजनीति की हो। और इसीलिए नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार भारी पड़ सकते हैं, राहुल गांधी नहीं भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की समझ का एक सीमित दायरा है और राहुल गांधी की जो चौकरी है, जो उनका सलाहकार है, उसकी भी एक समझ का दायरा है। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर इसलिए भारी पड़ते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 40 साल तक इस देश की खाक छानी है। चाहे लोकल ट्रेन का सफर हो या फिर सड़कों का सफर हो, भले आरएसएस के थ्रू, आप आरएसएस से ऐतराज कर सकते हैं, मुझे भी ऐतराज है, लेकिन जो सही है मैं वो सही बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी को पता है इस देश में कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, इस देश में धर्म का कॉम्बिनेशन क्या है और इस देश में आदिवासियों का कॉम्बिनेशन क्या है।
जब राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो प्रतिभा सिंह पाटिल को कांग्रेस बनाती है, नरेंद्र मोदी को मौका मिला तो एक दलित समाज के और एक आदिवासी समाज के। अब मुझे आप ये कहिएगा कि आज सबसे ज़्यादा दलित पिछड़े आदिवासियों का हक खत्म हो रहा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस बात को मैं भी मानता हूँ। ये सवर्णों का तुष्टीकरण बीजेपी को बर्बाद कर देगी, ये आप सब जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई बताए तो सही। कौन बताने वाला? नेशनल दस्तक वो देखते नहीं होंगे, टीवी अखबार में दलित पिछड़े आदिवासी पत्रकार नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूं 2-3 ऐसे काम है जो नरेंद्र मोदी कर दे। जिस तरह से उन्होंने दलित राष्ट्रपति दिया, वो भी महिला, ट्राइबल राष्ट्रपति दिया, वो भी महिला, दलित राष्ट्रपति दिया। आज बिरसा मुंडा के गांव गए हैं और उन्होंने पीटी उषा को सम्मान दिया। आज भी राज्यसभा में वो अब आदिवासियों को ला रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब, एक वाल्मीकि समाज की महिला को ला रहे हैं। पद्म भूषण में जिस तरह से डाइवर्सिटी रखी गई है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज नरेंद्र मोदी कोलिजियम सिस्टम खत्म कर दे, कांग्रेस के लाया ईवीएम खत्म कर दे, कांग्रेस के दौर का कोलिजियम सिस्टम खत्म कर दे, तो नरेंद्र मोदी से किसी को क्या आपत्ति होगी? आपत्ति जातिवाद से, आपत्ति आरएसएस से है, आपत्ति इस बात से है कि जिस तरह से नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है, आपत्ति इस बात से है कि जिस नरसिम्हा राव और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौर में प्राइवेटाइजेशन हुआ, नरेंद्र मोदी उसको और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर सिंबॉलिक राजनीति की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ते हैं, और भारी इसलिए पड़ते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को इस देश का ज्योग्राफी भी पता है, इस देश की कास्ट डाइवर्सिटी भी पता है। और सोचिए, कांग्रेस को किसी ने मना किया था क्या कि आप बिरसा मुंडा की जयंती मत मनाइए? तो सिंबॉलिक खेल में मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये बात जानता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी सिंबॉलिक राजनीति करती है, जब बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस भी सिंबॉलिक राजनीति करती है। एससी एसटी ओबीसी का भला तभी होगा जब एससी एसटी ओबीसी के लोग किसान कम्युनिटी के लोग होंगे। सोचिए 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी कहकर खुद को क्लेम कर रहे थे, राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाकर जनेऊ दिखा रहे थे। राहुल गांधी ने जिसको जिसको कांग्रेस ने चुना, सचिन तेंदुलकर आज किस पाले में है, लता मंगेशकर आज किस पाले में है, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, तमाम अभिनेता नेता किस पाले में, रेखा किस पाले में, यहाँ तक कि जावेद अख्तर आज चुप्पी साधे हुए हैं। यही बात नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को अलग करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, 2024 के चुनाव में राहुल बनाम मोदी हुआ तो नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी को हरा सकता है कोई लालू यादव, कोई स्टालिन, कोई नीतीश कुमार, कोई मायावती। एकदम लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, यही वो नेता हैं जिन्होंने सड़कों की खाक छानी है, और खासकर नीतीश कुमार, मायावती जी और उसके बाद लालू यादव। ये वो नेता हैं, ममता बनर्जी जिसकी डाइवर्स समझ है, जिसने खाक छानी है, जिसको राजनीति पालने में नहीं मिला है, सड़कों पर संघर्ष करके सीखा है। और मैं तो बहुजन समाज से खासकर गुजारिश करता हूं कि ऐसे नेता को चुनियो जिसकी पूरी राजनीतिक जीवन सड़कों पर निकली हो, जिसने इस देश को छाना हो। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की जरूर यात्रा की है, लेकिन वो सब कुछ मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट की यात्रा है। आप तकलीफों में लोकल ट्रेन चढ़ रहे हैं और मजे के लिए लोकल, राहुल गांधी बनकर लोकल ट्रेन चढ़ना और एक बेनाम नरेंद्र मोदी बनकर लोकल ट्रेन चढ़ना, दोनों में बड़ा अंतर है साहब। एक मीडिया मैनेजमेंट, आज राहुल गांधी भले ट्रक चढ़ रहे हैं, आज मजदूरों से मिल रहे हैं, आज सफ़र हो सकता है उससे कुछ समझ बढ़ेगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, शौकिया यात्रा और बाय बर्थ गरीब होना, दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन मैं किसी की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर सिंबॉलिक राजनीति की बात होगी तो कांग्रेस पर नरेंद्र मोदी भारी पड़ रहे हैं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंबॉलिक डाइवर्सिटी तो दिखाया कि 27 ओबीसी मंत्री हैं, दलित राष्ट्रपति, ट्राइबल महिला राष्ट्रपति, कई गवर्नर उन्होंने दलित समाज के बनाए हैं, इसमें कर्नाटक के भी गवर्नर हैं। लेकिन सवाल है कि उनके इन तमाम डाइवर्सिटी प्रोग्राम को मिट्टी पलीत कर रहे हैं वो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग जो उनकी चाकरी में हैं। तो राहुल गांधी का जो थिंक टैंक है, चाहे नरेंद्र मोदी का जो थिंक टैंक है, जो सवर्ण थिंक टैंक है, वो कभी भी बहुजनों का भला नहीं कर सकता। सोचिए, सवर्ण थिंक टैंक का तो ये असर होता है कि अखिलेश यादव, मायावती जी, लालू यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ये लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में नरेंद्र मोदी को हराने की हैसियत वही रखता है, वही हरा पाएगा जिसने राजनीति विरासत से नहीं मिली है, जिसने सड़कों की खाक छानी है। और कम से कम राहुल गांधी से तो होता हुआ नहीं दिख रहा है।
आप लोग हमारे बातों को जरूर फैक्चुअल सही कीजिए। और आज बिरसा मुंडा की जयंती है। शुक्रिया नरेंद्र मोदी इस पूरे बिरसा मुंडा जी पर बात करने के लिए, उनके घर जाने के लिए। इस देश के सबसे बड़े योद्धा, अंग्रेजों के साथ 2-2 4 कर, सोचिए इस देश में किस तरह से आदिवासी, दलित, पिछड़े और किसान समुदाय से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को गुमनामी में धकेल दिया गया। इस देश में फूले, पेरियार, अंबेडकर, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, तिलका माझी, जयपाल मुंडा, इन सब के बारे में बात करनी होगी। और उन तमाम महापुरुष जो कहीं अनदेखी जिनका किया गया, जिनको गुमनामी में धकेल दिया गया। और ये सब कांग्रेस पर आरोप लगेगा क्योंकि 60 साल राज कांग्रेस ने किया है। और अब बात एक ऐसे शख्स की जो अब इस दुनिया में नहीं है। भारत में एक परंपरा है कि किसी के मरने के बाद बुरा नहीं बोलते हैं, लेकिन सच तो बोलेंगे। सुब्रत राय, सहारा प्रमुख, सबसे ज़्यादा भारत माता की जय, राष्ट्रवाद का नारा लगाने वाला सुब्रत राय 8 करोड़ भारतीयों का लुटेरा और ठग है, जो मर तो गया लेकिन पता नहीं उन मजदूरों का पैसा कब मिलेगा जिन्होंने अपना पेट काट कर सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला, दुकान चलाने वाला, किसान मजदूर जिनसे 10-10 रुपये ठगे गए, जिनके सपने बेचे गए और जिनके पैसे का आज कोई लौटाने वाला नहीं। 8 करोड़ लोगों का पैसा, खासकर हिंदी पट्टी का। वो शख्स इन पैसों को कहाँ लुटाता है? अमिताभ बच्चन पर, शाहरुख खान पर। वो इस पैसे को कहाँ लुटाता है? ऐश्वर्या राय पर। वो इन पैसों को कहाँ लुटाता है? तमाम वो टीम खरीदता है, क्रिकेट टीम खरीदता है। सोचिए 10-10 रुपये जिन लोगों ने आज तक क्लेम ही नहीं किया। एक बड़े इकोनॉमिकल जानकार है जितेंद्र नारायण सिंह, वो लिखते हैं कि मैं तारीफ तो नहीं करूंगा। सोचिए आज सवर्ण लोग कुछ लिख रहे हैं, दीपक शर्मा हो, तमाम लोग, कि मैंने उनको नमक बेचते देखा, मैंने उस शख्स को नमक बेचते देखा, नमकीन बेचते देखा, एक ग्रीन मारुति से चलते देखा। लेकिन सुब्रत राय जब अमीर हुआ, लेकिन सुब्रत राय ने गरीब लोगों को सपना दिखाया कि आपको अमीर कर दूंगा, आपको इन्वेस्टमेंट में लाऊंगा। इस देश में बैंकिंग सिस्टम से लोग नहीं जुड़े हुए थे, इन्वेस्टमेंट नहीं जानते थे। सबको कहा गया 10 रुपये रोज़ दो, महीने का 300 रुपये होगा, बाद में तुमको 500 रुपये लौटाया जाएगा। और इसी तरह से सालों साल, लगभग 20 साल तक पैसे लिए गए लोगों के, और 8 करोड़ लोगों के पैसे नहीं लौटाए गए, लगभग 20,000 करोड़ की रकम। और वो आदमी अब मर गया और लोग उसको तारीफ कर रहे हैं। अरे कोई नमक बेचता है, हरी मिर्च बेचता है, लेकिन वो सपने बेचकर किसी को झूठ फरेब नहीं करता है, किसी का पैसा नहीं हटता है। न जाने कितने लोग इस दबाव में मर गए, कितने एजेंट LIC सहारा के, जिनको लोग नफरत की भरोसे नज़रों से देखते हैं। इस आदमी ने इस देश के 8 करोड़ लोगों को ठगा है। और सबसे बड़ी बात है, गरीब लोगों को ठगा है, मजबूर लोगों को ठगा है, लाचार और बेबस लोगों को ठगा है। और अपना पैसा अपने पॉलिटिकल आकाओं को दिया, अपने अय्यासी पर खर्च किया, हीरो हीरोइन को नचाने पर खर्च किया, तमाम तरह की अय्यासियाँ की। उसकी 2 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी। लेकिन कभी उन गरीब लोगों का सोचिए, उन मज़दूरों का सोचिए जिनका पैसा वो आज इस भी उम्मीद में है कि शायद मेरा कोई पैसा लौटा दे। सुब्रत राय इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड और चोर था, जिसने 8 करोड़ गरीब भारतीयों का पैसा ठग लिया। सच को सच कहना सीखिए। कोई नमकीन बेचने वाले से नफरत नहीं है, किसी अमीर होने से नफरत नहीं है। नफरत इस बात से है कि क्या अपने गरीब के पैसे तो ठग के अमीर नहीं हुआ। कौन हिसाब देगा उन 8 करोड़ भारतीयों का जिनका पैसा इन्होंने और उसमें भी उन लोगों का जो लाचार हैं, बेबस हैं, जो रोज़ 100 रुपये कमाते थे और 20 रुपये जमा करते थे इस उम्मीद में कि आदमी 600 का 800 रुपये करके देगा। क्या किसी गरीब का झूठे सपने दिखाकर पैसा ठग लेना महानता है? आपकी ऐसी अमीरी पर, ऐसी सफलता पर आप क्या कहेंगे? एक शख्स ने इस देश के राष्ट्रवाद के नाम पर, भारत माता के नाम पर 8 करोड़ लोगों को ठगा है। इसका मतलब भारत माता को ठगा है। क्या ऐसे लुटेरे से, ठगों से आपकी सिंपैथी होगी? ऐसे लोग जेल में होने चाहिए थे। जेल में जाना भी पड़ा, लेकिन बाद में इस देश में रसूखदार लोग छूट जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में 8 करोड़ लोग, करोड़ों परिवार आज भी इस उम्मीद में ताक लगाए बैठा है कि काश उसका कोई पैसा लौटा दे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।